गुड मॉर्निंग क्लास 11C। चिल्ड्रन, आज हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बाद कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की शायद मैंने आपको डेफिनेशन नहीं लिखाई थी, अभी मैं उसकी बात कर लेता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ओके। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में हम लोग को डिफ़ाइन करना था। हमने आपको ये फॉर्मूला बताया था, F इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड या डी वी बाई डी जेड। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? डेफिनेशन मेरी रह गई थी, डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। अगर इसको डिफाइन करना है तो जो लिक्विड की जो लेयर्स हैं उसका एरिया अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर ले लूँ और जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है डी वी बाई डी जेड या फिर आप डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड कह लीजिए, अगर इसकी वैल्यू 1 सेकेंड इन्वर्स है, 1 सेकेंड इन्वर्स, देन तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर दोनों की जगह 1 1 रख देंगे तो f इज इक्वल टू प्लस माइनस ईटा आ जाएगा या ईटा इज इक्वल टू प्लस माइनस f। इससे आप डिफाइन करेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा को। कैसे? यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू द विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू विस्कस फोर्स acting between the two layers of a liquid, each of area 1 meter square, having unit velocity gradient means कि velocity gradient जो है वो 1 है, यूनिट velocity gradient। ठीक है, तो ये आपकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन हो गई। क्या हो गई कि if the area of each layer of a liquid is 1 meter square and the velocity gradient is 1 second inverse, then coefficient of viscosity is equal to the viscous force acting between the two layers of a liquid। अब चिल्ड्रन, इसकी SI यूनिट क्या होती है? इसकी SI यूनिट निकाल रहे हैं, SI यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा की यूनिट, तो यहाँ से अगर मैं ईटा की वैल्यू निकाल लूँ तो ये आ जाएगा F इंटू डेल्टा जेड अपॉन ए डेल्टा वी। फोर्स की हो गई न्यूटन, डेल्टा जेड डिस्टेंस थी तो इसकी मीटर हो जाएगी, एरिया की मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर मीटर कैंसिल हो गया। अगर मैं न्यूटन को भी ब्रेक कर लूँ F इज इक्वल टू ma फॉर्मूले से, तो इसका हो जाएगा न्यूटन का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। ये मीटर एक इससे कैंसिल, सेकेंड एक कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या? किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। ये जो है ईटा का डायमेंशनल यूनिट हो जाएगी। इसकी एक और यूनिट होती है ईटा की, अनदर यूनिट ऑफ ईटा इज पॉइस भी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा की यूनिट होती है। और जो 1 पॉइस की जो वैल्यू होती है 0.1 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, या ये कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड इज इक्वल टू होता है 10 पॉइस। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल्स में कभी भी ईटा की वैल्यू पॉइस में दी होगी तो आप उसको चेंज करना पड़ेगा, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। और इसका डायमेंशनल फार्मूला तो आपको आता होगा, सभी ने एग्ज़ाम में लिखा है। ठीक है, एग्ज़ाम में आया भी था ये। इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है ml माइनस 1 t माइनस 1। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक्चुअली लिक्विड के नेचर को बताती है कि अगर ईटा की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसका मतलब है कि लिक्विड में विस्कस फोर्स ज़्यादा लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लग रहा है। अब चिल्ड्रन, जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है स्टोक्स लॉ। स्टोक ने, अच्छा ये स्टोक्स लॉ है, कुछ लोग स्ट्रोक लिख देते हैं,
क्रिकेट का ज़्यादा ध्यान रहता है तो स्पेलिंग ज़रूर ध्यान रखिएगा। STR नहीं है, STO है, STOKES, स्टोक्स लॉ। स्टोक्स ने बताया था कि अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है जिसकी रेडियस स्मॉल r है, अगर ये किसी लिक्विड में या किसी गैस में फॉल करती है, ठीक है, अगर कोई स्फेरिकल बॉडी किसी होमोजीनियस फ्लूइड में फॉल करती है तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से उस होमोजीनियस फ्लूइड में फॉल करेगी, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये बॉडी नीचे जा रही है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट इसमें एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जिसका फॉर्मूला ये होता है F = 6 पाई ईटा RV, 6 पाई ईटा RV। इसमें ईटा क्या है? ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। R रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फीयर। और तीसरा V जो है, V कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसका अगर मुझे स्टेटमेंट लिखना है तो लिख सकते हैं कि विस्कस फोर्स कैपिटल F acting on a spherical body of radius small r in a homogeneous medium is given by F = 6 पाई ईटा RV, ठीक है। F को हम लोग विस्कस फोर्स कहते हैं, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, R रेडियस है, और V को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी, तो मैंने नेक्स्ट हेडिंग है टर्मिनल वेलोसिटी, इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। यस चिल्ड्रन, ये नेक्स्ट हेडिंग है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? देखिए, अगर हम किसी बॉडी को अगर किसी हाइट से ड्रॉप करें, फ्री फॉल कराएं, तो आपको मालूम है जब भी कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, और जब वो नीचे की ओर फॉल करती है तो अंडर ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाती है। तो जैसे यहाँ सपोज कर लीजिए कि कोई बॉडी यहाँ से फॉल कर रही है और जब वो इस लिक्विड में एंटर कर रही है, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब कोई बॉडी किसी हाइट से फॉल करती है तो जब वो टुवर्ड्स अर्थ आती है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाती है। और जब सपोज कीजिए कि यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है और जब वो नीचे जाएगी तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है। लेकिन अगर ये बॉडी किसी होमोजीनियस लिक्विड में अगर आ जाए, तो जब होमोजीनियस लिक्विड में एंटर करती हैं तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं करती। क्यों? उसका रीज़न है कि ये जो स्फेरिकल बॉडी है, अब ये मत समझिएगा कि ये बॉडी लिक्विड में आके बड़ी हो जाएगी, ठीक है, सेम स्फीयर है। तो जब वो किसी होमोजीनियस लिक्विड में एंटर करती है बेटा, तो इसमें एक बायन फोर्स, एक अपथ्रस्ट लगता है। अपथ्रस्ट आप जानते हैं, जब भी किसी बॉडी को किसी लिक्विड में इमर्स करते हैं तो लिक्विड उस पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, ठीक है ना, उसको अपथ्रस्ट कहते हैं या बायन फोर्स कहते हैं। और अभी स्टोक ने बताया था कि अगर कोई बॉडी किसी वेलोसिटी से गिर रही है तो उस पर एक और फोर्स लगेगा स्फेरिकल बॉडी पे, जिसको हम लोग कह रहे हैं विस्कस फोर्स F। ये स्टोक ने बताया था। यानी दो फोर्सेस इस बॉडी पे लगने शुरू हो जाते हैं जब ये बॉडी किसी होमोजीनियस लिक्विड में एंटर करती है। और कुछ समय के बाद जो टोटल अपवर्ड फोर्स है यानी विस्कस फोर्स F और अपथ्रस्ट U, ये दोनों बैलेंस होते हैं वेट ऑफ द बॉडी से। जब ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाते हैं तो नेट फोर्स 0 हो जाता है, और नेट फोर्स 0 होने से एक्सेलरेशन 0 हो जाता है और बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल करने लग जाती है। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी।
यानी टर्मिनल वेलोसिटी वो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है जो कोई स्फेरिकल बॉडी किसी होमोजीनियस लिक्विड में कुछ समय के बाद अटेन करता है। तब इसके लिए हमें एक डेरिवेशन करना है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।